यह बॉम्ब 250 से 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और बिना जीपीएस सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल भी तय था। इस मिशन में कमिकाज़ी ड्रोन्स भी एक बहुत अहम रोल निभा रहे थे। ऑपरेशन से पहले ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटोरी में घुसकर लगातार सर्वेलेंस कर रहे थे। इससे ऑपरेशन टीम को रियल टाइम और एक्यूरेट इनपुट्स मिल रहे थे ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। इंडिया ने जिन 9 सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट टारगेट्स को चुना था, उनमें से 5 टारगेट पीओके मेन एलओसी से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। बाकी 4 टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर करीब 100 किलोमीटर तक भीतर मौजूद थे। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था ताकि ऑपरेशन के बाद अगर लैंड या सी पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत जवाब दिया जा सके। 6 और 7 मई की दरमियानी रात रफाल, सुखोई MKI और मिराज फाइटर जेट्स मिसाइल्स और बॉम्ब से लैस होकर इंडियन बॉर्डर के अंदर ही अपने अपने टारगेट से सेफ डिस्टेंस पर पोजीशन ले चुके थे। रात का अंधेरा फैला हुआ था, चारों तरफ कंप्लीट साइलेंस थी। पीओके और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो कुछ दिन पहले इंडिया के मासूम लोगों की जान ले चुके थे, बेखबर होकर सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात के 1 बजे के बाद जब चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, उसी वक्त भारत की तरफ से पहला हमला शुरू हुआ। सबसे पहले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। यही वो जगह थी जहां ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के निर्दोष लोगों की जान ली। जैसे ही सर्वेलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोले में बदल गईं। चारों तरफ तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। कई आतंकवादी वहीं मारे गए और जो बचने की कोशिश कर रहे थे वे गिरती इमारतों के मलबे में दब गए। इसके बाद अगला टारगेट पीओके के मुजफ्फराबाद में ही एलओसी से करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का रहने का और ट्रेनिंग एरिया था जहां नए रिक्रूट्स को हथियार चलाना, एक्सप्लोसिव्स बनाना और फिडाइन अटैक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट एलओसी से करीब 30 किलोमीटर दूर पीओके के कोतली इलाके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप था। इन दोनों कैंप्स पर भी हमला कर दिया गया। इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पुंछ में तीर्थ यात्रियों से भरी बसों पर हमला किया था। सैयदना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स की लगातार बारिश होने लगी। इस पूरे वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार NSA अजित डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स का अगला निशाना भिम्बर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप बना। बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाने, फेक आईडीज बनाने और जंगल में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग देता था। वहीं अब्बास कैंप, जिसकी कैपेसिटी करीब 15 टेररिस्ट्स की थी, वहां जैश-ए-मोहम्मद फिदायीन तैयार करता था। जैसे ही फाइनल क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइल्स आसमान से गिरी और दोनों आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। उसी दौरान इंडियन फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकानों को निशाना बना रहे थे। ऑपरेशन पूरी प्लानिंग, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अपने अगले फेज की ओर बढ़ चुका था। पाकिस्तान के अंदर भारत का पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सरजाल कैंप था। इसी कैंप में मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 इंडियन सोल्जर्स की हत्या में शामिल आतंकियों को तैयार किया गया था। इसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का मेहमुना जोया कैंप भी मौजूद था, जहां पठानकोट एयरबेस अटैक की प्लानिंग की गई थी। इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए फाइटर जेट्स ने सियालकोट के इन दोनों टेरर कैंप्स पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागे। हथियार अपने तय किए गए टारगेट्स पर जाकर इतने जोर से फटे कि कुछ ही पलों में दोनों कैंप्स मलबे में बदल गए। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स ने बॉर्डर से करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े अड्डे मरकाज-ए-तैयबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही जगह थी जहां 1990 से आतंक की जड़ें मजबूत की जा रही थी। यहीं 2008 के मुंबई अटैक के लिए अजमल कसाब और उसके साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी। डेविड हेडली और तहावुर राना जैसे कॉन्स्पिरेटर्स को भी यहीं तैयार किया गया था। जब इस कैंप के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स सामने आए तो ऑपरेशन से जुड़े जवानों के अंदर सालों से जमा गुस्सा और दर्द और ज्यादा तेज हो गया।
ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, बल्कि उन लोगों का ठिकाना था जिन्होंने पूरे देश को दहला दिया था। बिना समय गवाए मिसाइल्स और बॉम्ब्स ने पाकिस्तान एयर डिफेंस रेडर से बचते हुए मरकाजी तैयबा पर हमला किया। जोरदार धमाकों से जमीन कांप उठी, आसमान गूंज गया और कुछ ही पलों में आतंक का यह किला पूरी तरह ढह गया। इन हमलों के साथ भारत पाकिस्तान में चल रहे 8 बड़े आतंकी ठिकानों को खत्म कर चुका था, लेकिन अभी एक सबसे बड़ा और खतरनाक अड्डा बाकी था। यह जैश ए मोहम्मद का मेन स्ट्रांग होल्ड था, जो बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद था। इस कैंप का नाम था मरकाज सुभान अल्लाह, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यही वो जगह थी जहां जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था और यहीं से उसने अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। इसी ठिकाने से 2001 पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 पुलवामा अटैक की प्लानिंग की गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया ने इस टेरर हब पर ब्राह्मोस मिसाइल दागी। कुछ ही मिनटों में जैश के हेडक्वार्टर की इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और जैश के टॉप कमांडर्स मारे गए। रात करीब 1:05 पर शुरू हुआ यह ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। इस दौरान आतंक के कुल 9 बड़े ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। इसके अलावा उसके 2 साले और जैश के सीनियर कमांडर्स मोहम्मद यूसुफ अजहर और हफीज मोहम्मद जमील भी इस हमले में ढेर हो गए। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी मारे गए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर इतना गहरा था कि मसूद अजहर पूरी तरह टूट गया। इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी लोग मारे गए। हालात ऐसे हो गए कि उसने ये तक कह दिया कि काश वो भी उनके साथ मारा गया होता। इस पूरे घटनाक्रम में एक खास बात यह रही कि भारत के ऑपरेशन से करीब 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था, शांति से सो जाओ क्योंकि PF जाग रही है। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया और पाकिस्तान को असली मायनों में जगा दिया। ऑपरेशन की सफलता के कुछ ही घंटों बाद 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थीं। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक मजबूत और प्रतीकात्मक संदेश था। ये संदेश उन आतंकियों के लिए था जिन्होंने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था और उनकी महिलाओं से कहा था कि जाकर सरकार को बता देना। उसी सोच को जवाब देने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी को सामने लाया गया। इससे भारत ने साफ दिखा दिया कि वो धर्म के आधार पर बंटा हुआ देश नहीं है, बल्कि एकजुट राष्ट्र है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सभी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया। सबसे अहम बात यह रही कि इस बार भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। सभी ने सेना की सराहना की, सरकार का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाई। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भारत हमले रोक देता है तो पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उनकी बातों के उलट पाकिस्तानी सेना लगातार LOC पर भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही थी। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा गोलीबारी पुंछ इलाके में हुई। इस फायरिंग में 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसी हमले में भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यहीं नहीं रुका, उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की भी कोशिश की। 7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के करीब 15 शहरों में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों, आम नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत पहले से ही पाकिस्तान की मंशा को समझ चुका था और पूरी तरह सतर्क था।
जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइल भारतीय हवाई सीमा में घुसे, भारत की मजबूत और कई स्तरों वाली वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की यह साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो अपने सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई देश या संगठन भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब उसी भाषा